Hello friends, welcome to the video lecture series of Vidyam Academy. I am Mangesh sir. Friends, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं और टॉपिक अभी जो शुरू है जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स. फ्रेंड्स, लास्ट दो वीडियो या दो सेशन इस पर्टिकुलर टॉपिक के हो चुके हैं जिसमें हमने न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी और ह्यूगेन थ्योरी को कंपेयर किया है. एट द सेम टाइम हमने कुछ लॉज भी स्टडी किए थे जैसे कि रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन या फिर स्नेल्स लॉ. Okay, so today we will start with dependence of wavelength on refractive index of medium. मतलब क्या, अगर वेव पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होता है और ये दोनों मीडियम अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अगर माने जाए तो वेवलेंथ चेंज होगा क्या? Now you can see the diagram in which you can clearly understand medium 1 and medium 2 अलग अलग है, whereas medium 1 is considered to be rarer medium, like वो एयर से बना है, and medium 2 that is made up of water जिसको हम denser medium भी कह सकते हैं. Now you are going to shine light on the interface of these two medium, then what will happen? As you can see the diagram, हमने जो रेज निकाले हैं अलग अलग पैरेलल रेज आ रहे हैं और वो सरफेस पे जाके हिट होने वाले हैं या इंटरफेस पे जाके हिट होने वाले हैं. एट दैट टाइम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बाद आपको इतना तो अंदाजा जरूर होगा कि डेंसर मीडियम में अगर लाइट जा रही है तो उसका स्पीड कम होगा, हाँ ना. तो धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे उस पॉइंट तक जाने की. सो क्या हो रहा है, आपको जो वेव दिख रही है जो डायरेक्टली इंसिडेंट होने वाली है सरफेस पे, मगर हमने कुछ वेवफ्रंट्स निकाले हैं. जैसे आपको पता है लास्ट वीडियो में हमने वेवफ्रंट भी निकाला था. सो यहाँ पे वेवफ्रंट्स क्या समझ में आता है आपको, जो हमने डायरेक्शन ऑफ प्रोपैगेशन को एक लाइन ड्रॉ किया है जिसको हम वेवफ्रंट बोल रहे हैं, जिसका नाम हमने ए बी या फिर सी डी या फिर ई एफ लिखा है जो पहले मीडियम के बारे में अगर बात करें तो. और द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू वेवफ्रंट और एनी टू वेवफ्रंट इज नियरली इक्वल और इज ऑलमोस्ट इक्वल अगर हम पहले मीडियम की बात करें तो. अगर हम दूसरे मीडियम की बात करें तो वही लॉ कंटिन्यू हो रहा है. जब लाइट दूसरे मीडियम में जा रहा है तब वहां पे भी हमें कुछ वेवफ्रंट मिल रहे हैं, लाइक ई डैश एफ डैश सी डैश डी डैश ए डैश बी डैश. और यहाँ पे भी कोई भी दो मीडियम या दो वेवफ्रंट के बारे में हम बात करें, दो वेवफ्रंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम ही है. मगर चेंज क्या है, अगर ये दोनों को कंपैरिजन हम देखें तो चेंज ये है कि पहले मीडियम में दो वेवफ्रंट के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है और मीडियम 2 में डिस्टेंस कम है. मतलब क्या, मीडियम 1 में वेव ज्यादा फास्ट मूव हो रहा है और मीडियम 2 में वो स्लो मूव हो रहा है. ओके, मतलब क्या, मैं और एक बार आपको अलग तरह से समझाता हूं. अगर मैं सर्टेन टाइम टी के बारे में बात करूं तो सर्टेन टाइम टी में मीडियम 1 में हमें स्पीड जो है जो ज़्यादा मिल रहा है, वेलोसिटी ज़्यादा है मीडियम 1 में, और मीडियम 2 में वेलोसिटी थोड़ी सी कम है. ये तो हमारा बेसिक आइडिया है. चलो, तो अभी यही आइडिया लेके हम कंपेयर करते हैं वेवलेंथ को जो दो अलग अलग मीडियम में अलग अलग रहने वाली है. मान लो जैसे मैंने बताया कि अभी मैं टाइम फिक्स रख रहा हूँ ना, तो आई एम राइटिंग अ फॉर्मूला T इक्वल्स टू λ1 डिवाइडेड बाई V1. मतलब क्या, मैं फर्स्ट मीडियम के बारे में लिख रहा हूँ. सर्टेन टाइम इंटरवल T में उसकी वेवलेंथ अगर मैंने λ1 कंसिडर की और उसका स्पीड मैंने V1 कंसिडर किया, सो दिस विल बी द इक्वेशन. ये नया इक्वेशन है टाइम के बारे में ना. वही इक्वेशन में सेकेंड मीडियम के बारे में भी लिख सकता हूँ. सर्टेन टाइम T में अगर मीडियम 2 में जो वेव जा रही है उसकी वेवलेंथ मैंने λ2 कंसिडर कर दी, उसकी वेलोसिटी मैंने v2 कंसिडर कर दी, देन आई कैन राइट द सेम इक्वेशन. दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें देन आई कैन राइट λ2 डिवाइडेड बाई v2 विच इज इक्वल्स टू λ1 डिवाइडेड बाई v1. सो अगर v1 को हम शफल करें देन आई कैन राइट λ2 इक्वल्स टू λ1 इंटू v2 डिवाइडेड बाई v1. मैंने v1 के टर्म को इकट्ठा किया है. देखो, एक नया फॉर्मूला बन गया. मगर मुझे कहीं ना कहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करनी है, और आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन बाय c बाई v. ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है ना, तो कहीं ना कहीं मेरे पास v है तो c को भी लाना पड़ेगा, सो दैट आई कैन इंट्रोड्यूस n, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स.
सो मैं क्या करता हूँ, इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करता हूँ सी से। यहाँ पे सी आ गया और यहाँ पे सी आ गया। सो लैम्डा 2 के लिए मुझे नया फॉर्मूला मिल गया, दैट इज लैम्डा 1। मैं शफल करके लिखता हूँ, दैट इज V2 बाय सी। देखो ये जो टर्म है मैं रेसिप्रोकल में ऊपर लेके लिख सकता हूँ C डिवाइडेड बाय V1, है ना। तो अब इस फॉर्मूले से हम क्या लिख सकते हैं, देखो अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे सिर्फ V का मैंने सिंबल चेंज किया है, मतलब N का भी चेंज होगा। सो लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 इंटू ये जो वैल्यू है वो क्या है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना, जो मटेरियल 2 मीडियम 2 के लिए है, दैट इज N2। और ये क्या है, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल 1। सो राइट नाउ आई हैव न्यू फॉर्मूला अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ। तो जैसे कि हमने डायग्राम में देखा, मेरा जो पहला वाला मीडियम है वो बना है एयर से ना, तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 कितना रहेगा, N1 रहेगा 1 ना। एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 होगा। दूसरी चीज, जो वेवलेंथ लैम्डा 1 हमने कंसिडर किया है उसको मैं नया नाम देता हूं, मान लो कि मैंने लैम्डा नॉट कर दिया, क्योंकि एयर में जो वेवलेंथ है उसको मैंने लैम्डा नॉट लग दिया। और लैम्डा 2 के लिए मैं लिख रहा हूं लैम्डा, सिर्फ नया सिंबल यूज करें, बाकी कुछ अलग नहीं है। तो यही फॉर्मूला हम रिराइट कर सकते हैं क्या, तो हम कर सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे फॉर्मूला ऐसा बनेगा, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाय N2। मतलब क्या, अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर रहा हूं देन वेवलेंथ विल चेंज। इस इक्वेशन से आपको इतना तो समझ में आएगा। अब क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी क्या। जो चीज हमने यहाँ पे अभी वर्कआउट की, मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, यू कैन राइट रेशियो ऑफ 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। आप ट्राई कीजिए, आपका आंसर आएगा 1। जो फ्रीक्वेंसी है वो कभी भी चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी अनअल्टर्ड रहेगी, मगर वेवलेंथ मीडियम के बदलने के बाद वो बदलने वाली है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी वन मोर एक्साइटिंग पॉइंट एंड दैट इज नोन एज अ पोलराइजेशन। शायद आपने ये वर्ड पिछले लेक्चर या पहले लेक्चर में भी सुना होगा कि पोलराइजेशन होता क्या है। अगर हम 12th फिजिक्स की बात करें तो पोलराइजेशन ये वर्ड बहुत बार आता है, एटलीस्ट 2 टाइम आएगा फिजिक्स 2 में ही, मगर दोनों का भी जो मीनिंग है वो अलग अलग है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पोलराइजेशन वही वर्ड आएगा, उसका मीनिंग अलग है। इस चैप्टर में जो पोलराइजेशन है उसका मीनिंग अलग है। यही नहीं, आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे उसका भी मीनिंग अलग है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड पोलराइजेशन क्या है। ओके, देखो आप तो सभी आप कॉलेज, आपने कॉलेज देखा है, कॉलेज गए, तो आपके मन में या फिर आपका लगाव जो ज़्यादा रहता है वो कुछ डिवाइसेस के बारे में अगर बात करें तो सबसे पसंदीदा चीज़ आपकी होगी मोबाइल, करेक्ट। नंबर 2, अच्छे कपड़े चाहिए आपको। कभी कभार अच्छे कपड़ों के साथ लगता होगा अच्छा गॉगल भी, है ना, जिसको बहुत लोग अलग अलग नाम देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास अच्छे सनग्लासेस है, सम काइंड, आपको उसमें भी कुछ ब्रांडेड चीजें आती है, जैसे कि आप बहुत बार बोलते हैं मेरे पास रेबैन के सनग्लासेस है ना। या फिर कोई बोलता है कि मेरे पास कुछ गॉगल है, कोई बोलता है स्पेक्स है, कोई बोलता है चश्मा, कुछ भी नाम कुछ भी हो, मगर अगर हम सनग्लासेस के बारे में बात करें तो अभी क्वेश्चन मेरा यही है, क्या हम कुछ फिजिक्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे अच्छा या सबसे पुराना ब्रांड, अगर सनग्लासेस के बारे में बात करोगे आप तो आपके जहन में नाम आएगा रेबैन, है ना। रेबैन के गॉगल्स तो आपने देखे होंगे। तो रेबैन क्या होता है भाई, ये नाम क्यों दिया कंपनी, थोड़े सोचने की कोशिश करो। रेबैन, रे मतलब क्या है, लाइट का रे है, और जिसको आप बैन मतलब रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। सो पोलराइजेशन का बेसिक आइडिया क्या है, यू आर गोइंग टू बैन सनलाइट, सनलाइट को आप रिस्ट्रिक्ट करने वाले हो। ओके, ये तो बेसिक आइडिया है, मगर चलो थोड़ा और कुछ डिस्कस करते हैं इसके बारे में। जब भी आप बचपन में थे तब एक डायग्राम तो आपने ड्राइंग वाला जो पेपर था उसमें तो एक बेसिक ड्राइंग बना होगा, और बहुत बार आपने सन का ड्राइंग निकाला होगा ना, सूरज। देखो सन आप इमेज में भी देख सकते हो ना, इस टाइप का ड्राइंग आपने तो बहुत बार निकाला होगा, और आप उसमें दिखाने की कोशिश करते हो जो सन जो है दैट विल इमिट लाइट एवरीवेयर। ओके, सो लाइट इज मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, ये बेसिक डायग्राम है ना।
हर एक ने निकाला होगा। तो यही चीज मैं अभी अप्लाई करने की कोशिश करूंगा और यहाँ पे कहूंगा अगर मैं सन के बारे में बात करूं तो सन जो लाइट देगा वो हर एक डायरेक्शन में जाएगी, हर लाइट एक ही स्पीड के साथ मूव करेगी। तो ये जो लाइट है यहाँ पे उसके मोशन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इस वजह से उसको हमने नाम दिया अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट उसको मैंने बोल दिया, सनलाइट को बोल दिया अनपोलराइज्ड लाइट। तो सन की लाइट छोड़ के भी कुछ होता है क्या अनपोलराइज्ड? आंसर इज यस। जो भी कुछ प्राइमरी टाइप का सोर्स है या फिर सेकेंडरी टाइप का सोर्स है उससे आने वाली हर एक लाइट को हम अनपोलराइज कह सकते हैं अनलेस और अनटिल हम किसी आर्टिफिशियल चीज से या फिर किसी एग्जिस्टिंग चीज से उसके वाइब्रेशन कट ना करें तो। ओके, तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या है फिजिक्स में? फिजिक्स में अनपोलराइज्ड आपको डिनोट करना है तो इस टाइप का डायग्राम बनेगा। जो हमने सन के बारे में डायग्राम दिखाई था उसी तरह से, सिर्फ यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, इंस्टेड ऑफ सन मैं रेज हर एक डायरेक्शन में ड्रॉ कर रहा हूं। सो सच काइंड ऑफ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज अनपोलराइज्ड लाइट। देखो यहाँ पे बहुत सारे टाइप की वेवलेंथ भी है और हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में वो जा भी रही है, मगर उसी वक्त कोई और भी सिंबल है क्या? हाँ, आंसर है हाँ। आप और एक सिंबल से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो और वो क्या है? जब मान लो कि मेरे पास कुछ एक छोटी सी बीम हो लाइट की, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं अनपोलराइज्ड लाइट के लिए इस टाइप का सिंबल भी यूज कर सकता हूं। मतलब क्या, आपको आइडिया होगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव कर रही है तो उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। सेम वे यहाँ पे आपको मैंने सिर्फ दो प्लेन दिखाए हैं, एक प्लेन में मान लो एक फील्ड है तो दूसरे फील्ड में दूसरा होगा। सो सच काइंड ऑफ इमेज इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अनपोलराइज्ड लाइट। ये जो व्यू है ये व्यू होगा फ्रंट व्यू। ओके, ये जो व्यू है वो फ्रंट व्यू होगा अगर वेव आपके आंखों के सामने आ रहा है। बट इफ यू आर लुकिंग दैट वेव फ्रॉम साइड देन आपको डायग्राम वो ऐसा निकालना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? क्या हो रहा है? मतलब मान लो कि ये इस टाइप का वेव जा रहा है, यहाँ पे भी दो फील्ड है ना, तो आप आराम से देख सकते हो फ्रंट व्यू से। मगर साइड व्यू होगा तब एक कंपोनेंट पूरा का पूरा आपके आई की तरफ आ रहा होगा, तो सिर्फ आपका उसको डॉट दिखेगा। तो डॉट हो मतलब क्या, उसका जो वाइब्रेशन है वो परपेंडिकुलर टू द पेज है। समझ में आ रही है बात? ओके, सो इस टाइप के डायग्राम का यूज करके हम अनपोलराइज्ड लाइट को दिखा सकते हैं। अब क्वेश्चन यही आएगा, तो पोलराइज कैसे करें, है ना, या पोलराइज्ड होता कैसा है? सो जैसे कि मैंने बताया, फॉर पोलराइजेशन यू कैन यूज सम आर्टिफिशियल मेड प्लास्टिक्स और इवन सम काइंड ऑफ क्रिस्टल्स लाइक टर्मुलेंट क्रिस्टल है या फिर कैल्साइट क्रिस्टल है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। इस जैसी चीजें हम यूज करते हैं लाइट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। ठीक है, तो अनपोलराइज्ड लाइट आपको अगर पता हो तो इससे हम पोलराइज्ड लाइट बना सकते हैं क्या? पोलराइज्ड लाइट मतलब क्या, इसमें से जो कुछ वाइब्रेशन आपको दिख रहे हैं उसको हमें पूरी तरह से निकाल देना है। ओके, तो एक ही प्लेन बचा। मान लो यहाँ पे भी दो प्लेन है ना, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, तो एक प्लेन मैंने निकाल दिया तो बचा एक ही प्लेन ना, तो मैं कह सकता हूं दिस लाइट इज लीनियरली पोलराइज्ड। मतलब क्या, मान लो ये अभी प्लेन दिख रहा है आपको, तो सिर्फ वर्टिकल वाइब्रेशन बचा है, वेव की मोशन में सिर्फ वर्टिकल वाइब्रेशन बचा है, या फिर वेव की वाइब्रेशन में सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन बचा है। ऐसा अगर फिनोमेना होता है देन इट इज नोन टू बी पोलराइज्ड लाइट, जिसको हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट भी कह सकते हैं। ओके, तो अब हम कोशिश करेंगे इसका एग्जैक्टली आपको बुक में जो डायग्राम दिया है उसका अंडरस्टैंडिंग। Now you can clearly see the diagram where we are doing polarization of electromagnetic light. डायग्राम में आपको क्लियरली समझ में आ रहा है, एक आपके पास सोर्स है जो लाइट इमिट कर रहा है ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में, तो उसको हमने नाम दिया था अनपोलराइज्ड लाइट।
और अनपोलराइज लाइट दिखाने के लिए सोर्स के आगे हमने एक प्लेन दिखाया है जहां पे सारे वाइब्रेशन प्रेजेंट है, आपको समझ में आ रहा है, करेक्ट। उसके बाद आपको जो एक इमेज एक ओवल काइंड का शेप दिख रहा है, दैट इज नथिंग बट अ पोलराइजर। जैसे मैंने बताया था, पोलराइजर आप आर्टिफिशियली भी प्रिपेयर कर सकते हो, मगर वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है, दैट इज पोलराइजेशन, पोलराइजिंग एक्सिस। सो पोलराइजिंग एक्सिस होता क्या है, आप अगर डायग्राम में क्लियरली देखोगे तो उस ओवल शेप में कुछ वर्टिकल लाइंस है और लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उस वर्टिकल लाइन से पास हो सकती है। जो वर्टिकल वेव होगा वो वर्टिकल लाइन में से, गैप में से इजीली पास हो सकता है, मगर लाइट का हॉरिजॉन्टल सेक्शन उसमें से पास हो नहीं सकता। दैट मीन्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन थ्रू विच वाइब्रेशंस कैन पास, दैट इज नोन एज पोलराइजिंग एक्सिस। ओके, तो पोलराइजिंग एक्सिस ये पोलराइड की ही एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। ओके, दूसरी बात, पोलराइड के बाद हमें जो एक इमेज दिखाई दी है उसमें हमें कुछ नाम दिया A, B, C, D और दो टाइप के म्यूचुअली परपेंडिकुलर आपको इमेजेस दिख रही है। जैसे कि मैंने बताया, हमारा जो पोलराइजिंग एक्सिस है वो वर्टिकल है, सो वर्टिकल वाइब्रेशन पास हो गए हैं, सो दैट वर्टिकल जो आपको वाइब्रेशन दिख रहा है जिसमें हमने पोलराइजर के बाद जो दिख रहा है आपको A, B, C, D रीजन, वहां पे वाइब्रेशन प्रेजेंट है। सो द प्लेन वेयर वाइब्रेशंस आर प्रेजेंट, दिस इज नोन एज प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। और हॉरिजॉन्टल प्लेन के अगर हम बारे में बात करें तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में वाइब्रेशन मौजूद नहीं है। सो द प्लेन वेयर नो वाइब्रेशन इज प्रेजेंट, उसको हम कह सकते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो आपको एक आइडिया तो बिल्कुल समझ में आया होगा कि पोलराइड यूज करने के बाद सर्टेन वाइब्रेशन हमने कट कर दिया। अभी जब कट किया है तो जो जिसमें बचा है उसको हमने नाम दिया प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, जहां से कट हुआ वाइब्रेशन उसको नाम दिया हमने प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। मगर मेरे माइंड में और एक क्वेश्चन आ सकता है, इसके अलावा अगर मैं दो टाइप के पोलराइड यूज करूं तो क्या होगा। ओके, तो चलिए वो भी हम देख लेते हैं कि अगर दो टाइप के पोलराइड हमने यूज किए तो क्या हो सकता है। एज यू कैन सी इन द इमेज, इफ यू पास लाइट विच इज अनपोलराइज्ड लाइट पास थ्रू पोलराइजर, और यहाँ पे हमने दो पोलराइजर यूज किए हैं और उनके एक्सिस भी हमने यहाँ दिखाए हैं। जैसे कि दो पोलराइड हमारे पास है और उनके पोलराइजिंग एक्सिस A डैश और B डैश भी कह सकते हो आप। तो ये दोनों एक्सिस पैरेलल टू ईच अदर है। ओके, और जो अनपोलराइज्ड लाइट है वो पहले पोलराइड के थ्रू पास होके हमें दिख रही है, जिसका पोलराइजेशन हुआ है। पहले पोलराइज के बाद आपको सिर्फ वर्टिकल वाइब्रेशन दिख रहे हैं, हाँ ना। जैसे कि हमने डायग्राम में नोटेशन देखे थे, अनपोलराइज में हर जगह वाइब्रेशन था, पोलराइड के थ्रू जब लाइट पास होती है सिर्फ वर्टिकल वाइब्रेशन प्रेजेंट है। मगर जब दूसरे पोलराइड से लाइट पास हो रही है वो इजीली जा रही है, क्योंकि दोनों भी पोलराइड अभी पैरेलल टू ईच अदर है। मतलब हम मान सकते हैं दोनों के बीच में का एंगल 0 है, तब लाइट पास हो रही है। बट इसी को हमने थोड़ा चेंज कर दिया और अब हमने ऐसा किया कि दूसरा पोलराइड उसको टिल्ट कर दिया। जैसे कि आप डायग्राम में इजीली देख सकते हो, जो लाइट पहले पोलराइड से पास होके या फिर प्लेन पोलराइज लाइट हमें जो पहले पोलराइड के बाद मिल रही थी वो अब दूसरे पोलराइड से आगे नहीं जाएगी, क्योंकि हमने उसको 90 डिग्री से घुमा दिया है। ओके, तो ये होता है दो पोलराइड यूज करने के बाद। मतलब अगर मेरे पास दो पोलराइड है तो उनके बीच के एंगल के ऊपर लाइट की इंटेंसिटी वेरी होती है। यही हमें अभी मैथमेटिकली भी लिखना है। आपके बुक में और एक इमेज दिया गया है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको अच्छी तरह से देता हूं। मान लो कि आपके पास कोई एक वेव है, तो ये वेव हमें क्या बताती है, ये वेव हमें बताती है एक सिनुसाइडल वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। इतना इसका डिस्क्रिप्शन है। तो इसकी इंटेंसिटी क्या रहेगी भाई, आपको पता होगा इंटेंसिटी जो रहती है
वो एम्पलीट्यूड को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है, मगर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर को वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, ये तो एक बेसिक आइडिया है। तो मान लो कि मेरे पास और एक एग्जांपल है, जैसे कि अब अभी हमने देखा कि मेरे पास दो पोलराइड है, तो क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं पहले ये कंसेप्ट पकड़ के कि जहां पे हमें एक पोलराइड और सोर्स के बारे में लिखना है। तो अभी बुक में आपको डायरेक्टली दिया गया है कि आपके पास कोई एक सर्टन वेव है, वो पहले पोलराइड से जा रही है और ओनली कॉस फाई वाला कंपोनेंट उससे पास होगा। तो ये आपको समझने में दिक्कत आ सकती है। तो मान लो अभी इसको अंडरस्टैंड कैसा करना है, मान लो कि आप जहां से देख रहे हो उस साइड से आपको ये पॉइंट दिखाई दे रहा है। यहां पे मैंने एक्सिस कंसीडर कर लिया, ये एक्सिस है। ओके, हमारे पास ऐसा एक्सिस है, इसको एक्स और वाई नाम दिया है मैंने। तो आपके उस पॉइंट ऑफ व्यू के तरफ से अगर मैं यहाँ पे देखूं, मान लो मेरे पास यहाँ पे मैंने एक ऐसा पोलराइड रख दिया और उसका जो पोलराइजिंग एक्सिस है वो इस y के ऊपर आ रहा है, ठीक है ना, y के ऊपर आ रहा है, और एक वेव आ रही है आपकी तरफ से और उसका मान लो कि ऐसा कुछ कंपोनेंट है, ये उसका वाइब्रेशन है, ऐसा आ रहा है। तो मान लो इसका वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है इसको हमने नाम दिया E। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है सिर्फ कॉस फाई कैसे पास हुआ। तो इस एक्सिस को इसने एंगल कर दिया मान लो फाई। अब आपको जिस चीज का भी कंपोनेंट निकालना हो, अगर मुझे ई का कंपोनेंट निकालना है देन आई शुड ट्रीट ई एज अ हाइपोटेनियस ऑफ अ ट्राइंगल। देन मैं क्या करूंगा, वाई एक्सिस पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो वर्टिकल क्या होगा कंपोनेंट ई कॉस फाई, और हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा ई साइन फाई। समझ में आया? जब लाइट, जैसे कि मैंने बताया था, ये पोलराइड है या फिर ये पोलराइजिंग एक्सिस है, तो एक्सिस में ही कंपोनेंट पास होगा जैसे मैंने बताया था। तो वर्टिकल कंपोनेंट कौन है, ई कॉस फाई, सो उतना ही उससे पास होने वाला है। आई होप आपको समझ में आया है कि क्यों हम कह रहे हैं कि अगर मैं पोलराइड यूज करूं तो कॉस फाई वाला कंपोनेंट ही पास होने वाला है। ठीक है, तो अभी हम फिर से अप्लाई करते हैं उसी लॉजिक को। तो ये फॉर्मूला को मैंने मॉडिफाई कर दिया, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट कॉस फाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो कॉस फाई क्या है आपको पता होगा, कॉस की वैल्यू जो रहती है वो -1 से +1 तक वेरी होती रहती है। यहाँ पे उसका मॉडुलस का स्क्वायर है, तो मुझे एवरेज वैल्यू के बारे में कुछ पता है क्या, फाई की 0 से लेकर 2 पाई तक वैल्यू आएगी हाफ 1/√2 का ये स्क्वायर है। तो बचा क्या, ई नॉट स्क्वायर। सो ये इक्वेशन हमें बताता है कि लाइट जब पोलराइड से पास होती है तो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में ये रिलेशन बना रहता है। अब हमें, जैसे हमने डायग्राम में देखा था जहाँ पे हमने दो पोलराइड यूज़ किए थे, उसके लिए मैथमेटिकल इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो मान लो सिचुएशन क्या थी, जैसे हमने डायग्राम में देखा था, हमारे पास था एक सोर्स, एक पोलराइड P1 और एक था पोलराइड P2, पहला पोलराइड और दूसरा पोलराइड। जो सोर्स की सोर्स की एम्पलीट्यूड था वो था E0, इसका था E10, ओके, और इसको हमने मान लिया E20। ये नोटेशन मैंने दे दिए। अगर मैं एम्पलीट्यूड के बारे में लिख रहा हूँ, एट द सेम टाइम आई कैन राइट अबाउट इंटेंसिटी ऑल्सो। सो सोर्स की इंटेंसिटी I0 लिख दिया, इसकी इंटेंसिटी पोलराइड 1 की इंटेंसिटी को मैंने I1 लिख दिया और दूसरे के लिए लिख दिया मैंने I2। ये ऐसे क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर आप बुक में पढ़ोगे तो हो सकता है कि आपका कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, तो वो अवॉइड करने के लिए वी हैव गिवन सेपरेट नोटेशंस। सो हमने क्या देखा, हमने ये देखा जब लाइट सोर्स से पोलराइड में जा रही है, पोलराइड से पास हो रही है, तब कुछ ही कंपोनेंट पास होने वाला है लाइट का, और जो पास हुआ तो वो कंपोनेंट क्या था, वो था इसका बचा हुआ कंपोनेंट, वो था E0 cos फाई। जैसे अभी हमने देखा था ना, वैसे ही जब ये लाइट फर्स्ट पोलराइड से पास हो जाएगी तब इसकी इंटेंसिटी क्या है, इसकी इंटेंसिटी है एम्पलीट्यूड क्या है E10, वो पास होगा। ये पूरा का पूरा होगा क्या, नहीं। जैसे हमने देखा था दो पोलराइड के बीच में जो एंगल बनेगा उसकी
उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो इसकी इंटेंसिटी है वो वेरी होती रहेगी जैसे आप एंगल चेंज कर रहे हो। तो मान लो कि दो पोलराइड के बीच में कुछ थीटा एंगल है, तो कितना एम्पलीट्यूड का लाइट जा रहा है यहाँ से, तो उसके लिए मैंने लिख दिया E10 cos थीटा, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना था, थीटा। तो इतना लाइट इस पोलराइड के ऊपर जा रहा है और यहां से वो पास हो रहा है। तो चलो फिर इसके लिए हम इक्वेशन लिखते हैं। E1 क्या है, E1 मतलब हम इंटेंसिटी के बारे में लिख रहे हैं, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं E10 sin kx माइनस ओमेगा टी। एग्जाम में ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं, मगर मैं आपको पूछ सकते हैं व्हाट डू मीन बाय मैलूस लॉ, तो उसके लिए आपको ये एक्सप्लेनेशन आना चाहिए। जब नीचे अभी लिख रहा हूं मैं, तो आपका जो इंटेंसिटी है I1 वो क्या रहेगा, इसका इंटेंसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा ना E10 के स्क्वायर को, हाँ ना। तो I2 क्या रहेगा, I2 रहेगा आपका E20 का स्क्वायर, मगर E20 जो है वो किससे बना है, E10 cos थीटा से ना। तो मैं लिख सकता हूं I2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E10 cos थीटा का स्क्वायर। इसको ही मैंने थोड़ी मॉडिफाई कर दिया, तो मैं लिख सकता हूं I2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E10, ओके, सेपरेट में लिखता हूं इसको E10 cos थीटा स्क्वायर। बट E10 मतलब क्या है, यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा ना, E10 का स्क्वायर होगा, बट E10 क्या है, E10 है I1, तो यहाँ पे आएगा I1। तो मेरे लिए नया फॉर्मूला बन गया, जो फॉर्मूला हमें आइडिया देता है इंटेंसिटी बिटवीन टू डिफरेंट पोलराइड्स क्या होगी। तो इसको हम बोलते हैं मैलूस लॉ, जो हमें बताता है जब आप पोलराइड यूज करोगे तो इंटेंसिटी में वेरिएशन आएगा और वो कोसाइन के साथ जुड़ा हुआ है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट कंसेप्ट, जहां पे हम एक स्पेशल फेनोमेना देखेंगे, जहां पे लाइट का हम पार्शियल रिफ्लेक्शन या पार्शियल रिफ्रैक्शन भी करेंगे और पोलराइजेशन के कंसेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। 1812 में ब्रूस्टर नाम के एक साइंटिस्ट ने ये बेसिक आइडिया दिया था, ब्रूस्टर्स लॉ। तो आइडिया क्या था, चलो हम डायग्राम देखते हैं। सर्टन डायरेक्शन से लाइट इंसिडेंट कर रहे हो और वो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, सो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हमने नाम दिया है अभी थीटा बी। नाउ व्हाट विल हैपन आफ्टर इंसिडेंट, आफ्टर once the light will incident on the surface or interface between two media, that will get refracted as well as reflected। ये एक स्पेशल कंडीशन हमने अचीव कर ली, मगर उसमें भी एक स्पेशल चीज ऐसी है जो हमारा रिफ्लेक्टेड या फिर रिफ्रैक्टेड रे है, इन दोनों के बीच में का एंगल 90 डिग्री है। So this condition will never happen for each and every angle. This is special condition, okay? और दूसरी ये चीज जानना भी बहुत जरूरी है, हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे आपको दिख रहा है वो प्लेन पोलराइज्ड है, मतलब उसमें एक ही टाइप का वाइब्रेशन प्रेजेंट है, जबकि जो हमारा रिफ्रैक्टेड रे है उसमें हमें पार्शियली पोलराइज्ड लाइट दिख रहा है, मतलब लाइट का पोलराइजेशन हुआ है मगर वो पोलराइजेशन प्योर फॉर्म में नहीं है। मान लो कि हमारे पास वर्टिकल वाइब्रेशन है और कुछ जगह हमें हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन भी मिल रहे हैं, और या वाइस वर्सा कंडीशन होगा। तो अब इस कंडीशन का यूटिलाइजेशन हमें करना है टू राइट सम काइंड ऑफ फॉर्मूला अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये कैसे कर सकते हैं हम, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, आपको रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे में 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है, तो मैं लिख सकता हूं उसकी ज्योमेट्री यूज करके थीटा बी प्लस थीटा आर इक्वल्स टू 90। देखो समझ में आ रहा है, एक सिंपल ज्योमेट्री पहले भी हमने किया था। सो थीटा बी की वैल्यू इस इक्वेशन से मुझे क्या मिल रही है, दैट इज 90 माइनस थीटा आर। हमें तो स्नेल्स लॉ भी पता है, वो क्या कहता है, वो कहता है साइन आई अपॉन साइन आर विच इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n1। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है,
दैट इज थीटा बी, और रिफ्रैक्टेड के लिए हम लिख सकते हैं थीटा आर। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो लिख सकते हैं n1 साइन थीटा बी विच इज इक्वल्स टू n2 साइन थीटा आर। मगर इस फॉर्मूला को हम थोड़ा रिवर्स भी लिख सकते हैं। अगर मैं थीटा आर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, थीटा आर की वैल्यू क्या आएगी, ये इधर गया, सो 90 माइनस थीटा बी। सो थीटा आर की वैल्यू जो है मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ यहाँ पे, सो मुझे मिलेगा n1 साइन थीटा बी n2 साइन 90 माइनस थीटा बी। देखो साइन 90 माइनस थीटा मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, साइन 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा। तो क्या मिलेगा, n1 साइन थीटा बी इक्वल्स टू n2 कॉस थीटा बी। ठीक है ना। अब हम इसका यूटिलाइजेशन करेंगे और आगे का कंसेप्ट लिखेंगे। तो जस्ट साइड में शफल करने के लिए लिख रहा हूं। देखो ये आपको अगर दिक्कत हो तो ये जो स्टेप है मैं वंस अगेन लिख देता हूं। क्या है इसमें, n1 साइन थीटा बी इक्वल्स टू n2 कॉस थीटा बी। तो अगर मैं शफल करूं, कॉस थीटा को इधर ले आऊं और n1 को उधर शफल करूं तो मिलेगा मुझे साइन थीटा बी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बी विच इज इक्वल्स टू n2 डिवाइडेड बाय n1। साइन अपॉन कॉस हमें मिल जाएगा tan थीटा बी इक्वल्स टू n2 अपॉन n1। सो व्हाट इज थीटा बी, इट इज tan इनवर्स ऑफ n2 डिवाइडेड बाय n1। इस इक्वेशन का यूज करके हमें इतना तो पता चला कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में कुछ रिलेशन लिख सकते हैं। दूसरी चीज, ये एक स्पेशल फिनोमेना हमने बताया था जहां पर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन हो रहा था। तो अगर मैं यही चीज सनग्लासेस में यूटिलाइज करूं तो हो सकता है ना बहुत सारा अमाउंट जो लाइट का अंदर आने वाला है उसको हम रिफ्लेक्ट कर दें। दूसरी और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने पोलराइड यूज किया और जो इंटेंसिटी की लाइट अंदर आ रही थी पोलराइड में उसको हमने रिस्ट्रिक्ट किया है था, है ना। तो अगर हमने ई नॉट का अमाउंट डाला था तो उसका कुछ कोसाइन वाला ही अमाउंट अंदर चला गया था, जो हमने देखा था फॉर्मूले में। तो पोलराइड यूज करके हम जो, या सनग्लासेस यूज करके जो ग्लेयर आ रहा है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। सो यह है बेसिक फिजिक्स बिहाइंड दिस। और एक कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। बहुत ईजी, होमवर्क के लिए आपके लिए रखा है मैंने। कुछ डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। आने वाला जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे इंटरफेरेंस के बारे में। फ्रेंड्स, ये बहुत एक्साइटिंग टॉपिक है और वो उसमें हम देखेंगे लाइट का इंटरफेरेंस होने के बाद कुछ अलग भी फिनोमेना दिखता है क्या, पार्टिकल से वेव कैसे अलग बिहेव करता है। सो उसके लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।